एवरीवन। देखिए यूपीएचसीएससी इकोनॉमिक्स पेपर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन करा चुके हैं उससे आगे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आवर्ती बंटन के प्रथम और द्वितीय चतुर्थक जो हैं वो 30 और 75 हैं और इनका विषमता गुणांक जो है 0.6 है। तो इसकी मीडियन पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो हमारा Q1 कितना दे रखा है इसमें? Q1 हमारा दे रखा है 30 और Q3 हमारा दे रखा है इसमें 75। स्क्यूनेंस का कोएफिशिएंट दे रखा है 0.6। तो हमें इसकी मीडियन निकालनी है। देखिए तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो तो मीन होता है, यानी Q1 जो होता है वो मीन होता है और जो हमारा सेकंड होता है वो मीडियन होता है। तो इसको हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2md अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो Q3 हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 75, Q1 कितना दे रखा है 30 और md हमको निकालना है, यानी मीडियन हमको निकालना है 75 माइनस 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 75 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे? 105 अपॉन नीचे हमारा कितना आएगा? 75 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 45। ये स्क्यूनेस हमारी कितनी है? 0.6। तो ये हमारा क्या आएगा? 0.6 इज इक्वल टू 105 माइनस 2m अपॉन नीचे हमारा आया था 45। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। 45 इज इक्वल टू 0.6 105 माइनस 2m डी। तो 45 में 0.6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 105 माइनस 2md। ठीक है, और ये 105 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस के हो जाएंगे। 27 माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस 2md। 105 में से 27 माइनस हो जाएंगे, माइनस 78 इज इक्वल टू माइनस 2md। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और देखिए md इज इक्वल टू क्या आएगा? 78 अपॉन 2 यानी कि 39। तो हमारा जो md आएगा वो 39 आएगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही है। देखिए जो हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है उसी को मीडियन कहते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वार्टाइल निकल कर आ गया, या तो इसको QD कह दीजिए या इसको MD कह दीजिए। तो ये हमारा 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि स्लट्स की प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दो लोगों ने दिया है, हिक्स और स्लट्सकी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि ये हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा है, तो ये हमारा सही है। और दूसरा ये है कि इससे प्राप्त मांग वक्र हिक्सियन मांग वक्र से अधिक लोचदार होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो हिक्सियन होता है इसका जो मांग वक्र होता है बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कीमत परिवर्तन के बाद उपभोग एक अन्य उदासीनता वक्र पर होता है, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक ही उदासीनता वक्र पर संचालन दिखाता है, तो ये गलत है। ये अलग अलग उदासीनता वक्र पर दिखाते हैं, तो जो हमारा ये डी ऑप्शन है ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस बंटन में माध्य यानी कि मीन और प्रसरण यानी कि वेरिएंस सेम होता है। तो हमारा देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें हमारा मीन और वेरिएंस जो है वो सेम होता है, और जो ये बाइनोमिनल होता है इसका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि दो व्यक्ति हैं A और B और दो वस्तु हैं X और Y, तो उनका उत्पादन और विनिमय में सामान्य संतुलन कब स्थापित होगा। तो देखिए ये जो है ये हमारा पेरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया से लिए गए हैं, और तो जो तीनों क्राइटेरिया दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए MRT का मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और MRS का मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये वाला जो हो गया ये तो प्रोड्यूसर के तरफ से हो गया, और ये जो हुआ ये हमारा कंज्यूमर के बिहाफ से हो गया। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? MRT XY इज इक्वल टू MR XY A MR XY B।
तो ये जो है हमारा ये वाला इसका आंसर होगा। और अगर MRT की जगह MRPT हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक अधिकारी द्वारा प्रतिस्पर्धी बाजार से SV कीमत पर एक साधन खरीदने पर लागू होता है। देखिए यहाँ पर जो SV है इसको प्राइस कहा जाएगा। देखिए जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो कभी कभी MRP पर प्राइस ले लेते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है ये B सही है, क्योंकि जो ये है प्राइस है किसके बराबर है, MRP के बराबर। PV का मतलब क्या है, वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हमारा 20 का सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि 3 या उससे अधिक समग्रों के सहसंबंध गुणांकों की समरूपता यानी कि होमोजेनिटी को किससे जांचा जा सकता है। देखिए ये काई स्क्वायर के द्वारा होता है। काई स्क्वायर को टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट भी कहते हैं, टेस्ट ऑफ गुडनेस और फिट भी कहते हैं, और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। तो हमारा सी इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 128 परिवारों में से जिनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं तो कितने परिवारों में कम से कम एक लड़का और एक लड़की होने की प्रायिकता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर n कितना हो गया, n हमारा यहाँ पे 4 हो गया क्योंकि 4 बच्चे हैं। और देखिए यानी कि हमारी लड़का होने की प्रायिकता क्या हो गई, ये हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 1/2 है, क्योंकि 4 बच्चे हैं ना। और नॉन फेवरेबल आउटकम कौन से हो जाएंगे, ये हमारे 2 हो जाएंगे, 1/2। ठीक है, हाफ हाफ की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। देखिए क्या हो सकता है कि एक तो लड़का हो, 3 लड़की हों, ठीक। एक हो सकता है कि 2 बॉय हों और 2 गर्ल हों। और एक क्या हो सकता है, 3 बॉय हों और 1 गर्ल हों। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या मान लेते हैं, हमारा यहाँ पर जो x है, x यहाँ पर नंबर ऑफ बॉय है। तो पहले में हमारा x कितना आया, x = 1, क्योंकि हमने क्या लिया था, 1 बॉय 3 गर्ल। और दूसरे में हमारा कितना आया, x = 2, क्योंकि 2 बॉय 2 गर्ल। और अगले में कितना आएगा, x = 3 बॉय और 1 गर्ल। तो देखिए इसको किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, कि x जो हमारी बर्नौली प्रमेय होती है उससे निकाला जाएगा। x p⁻x क्यू n-x। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारा पहले में हमारा कितना बना, 4c1। ठीक है, 4c1। और कैसे लिया जाएगा, देखिए p हमारा क्या है, 1/2, और x पहले में हमारा x1 आया था तो 1। देखिए q की पावर हमारी आएगी n-x, तो n कितना है, 4 - 1। ठीक है, ये दूसरा बनाएंगे हम, 4c2 1/2 की पावर x2, और ये कितना बना, 4 - 2। ठीक है, और तीसरा हमारा बनेगा 4c3 और 1/p की पावर x3 था हमारा, और q की पावर आएगी हमारी 4 - 3। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा 4c1 और जब हमारी 1/2 की पावर 1 है तो 1/2 आ गया, और 1/2 की पावर जब 3 है तो हमारी जब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, 4c2 1 की पावर 2 थी तो कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, और इधर भी 1/2 की पावर 2, 4 - 2 तो 2 हो गए, तो ये हमारी 4 प्लस 4c3। तो यहाँ पे क्या था हमारा, p की पावर हमारी 3 थी, तो 2 की पावर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1/2। तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4c1 तो यानी कि 4 को हम एक ही बार रहने देंगे, और 2 8 जा 16, तो ये आ गया हमारा। 4c2 तो यानी कि 4 को 2 बार खोला जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस 4c3 है तो 4 3 2/3 इंटू 8 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16।
देखिए 4 4 जा 16 तो कितना आया 1/4। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 तो कितना आया 3/8 प्लस ये देखिए 3 से 3 कट गया 4 4 जा 16 यहाँ पर 8 है तो 4 2 जा 8 और देखिए ये हमारा सॉल्व करके आ गया 1/4। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे एक साथ 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/4। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कितना आ गया हमारा 7/8 और हमारी टोटल फैमिलीज़ कितनी थी 128 तो 128 इंटू 7/8 8 से इसको डिवाइड करा और 16 की 7 में मल्टीप्लाई करी 112 यानी कि 112। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बाह्य बचतें प्रदर्शित होती हैं तो यानी कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हमें कहाँ मिलती हैं जो हमारा राइजिंग सप्लाई कर्व होता है जो हमारा सप्लाई कर्व ऊपर को उठता हुआ होता है तो उसमें हमें क्या मिलती हैं हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा में पैमाने के इंक्रीजिंग रिटर्न कब मिलेंगे हमें। देखिए जो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं जब जब ये हमारे इक्वल टू 1 होंगे तब तो हमारा होगा कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है और जब हमारे ये लेस देन 1 होंगे तब हमारा होगा डिक्रीजिंग रिटर्न। लेकिन यहाँ पे हमसे इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आभास लगन यानी क्वासी रेंट इज इक्वल टू। तो देखिए क्वासी रेंट जो होता है ये प्रॉफिट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है तो हमारा ये वाला आंसर सही है। देखिए फिर से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है कि एक थैला जिसमें 5 सफ़ेद और 7 काली गेंद हैं इसमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें अलग अलग रंगों की होंगी। तो देखिए जब हमारी टोटल गेंद कितनी 12 ठीक है तो सफ़ेद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5 और ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 7। लेकिन क्योंकि एक गेंद निकल चुकी है तो यहाँ क्या आएगा 11। अच्छा पहली बार ये हो गया दूसरी बार क्या हो सकता है कि दूसरी बार में पहले काली आए और उसके बाद हमारी जो आए वो सफ़ेद आए। तो इनकी अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 35/132। ये भी इतना ही आएगा 35/132। इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 132/70। ठीक है 70/132। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 35/66। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर जो पीसीसी है यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व है एक वस्तु के लिए सभी प्रासंगिक कीमतों पर क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल है तो डिमांड कर्व कैसा होगा। तो देखिए डिमांड कर्व जो होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है तो हमारा सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक्स और वाई के मध्य जो हमारे अनएक्सप्लेन्ड यानी अस्पष्टीकृत विचरण 0.36 है तो हमारा कोरिलेशन क्या होगा। देखिए इसमें क्या है इसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस आर इज इक्वल 0.36। ठीक है तो देखिए आर स्क्वायर इधर ले जाते हैं हम तो हमारे प्लस के हो जाएंगे और ये 1 माइनस 0.36 हो जाएगा और ये 1 में से 0.36 जाएगा तो 0.64 और आर स्क्वायर है और ये स्क्वायर अगर हटा दिया जाएगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा कितना आएगा 0.8। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि गिवन वस्तु के लिए एंजल वक्र कैसा होता है। तो गिवन वस्तुओं के लिए जो एंजल वक्र होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। जब हम बनाते हैं इस तरह से तो ये नेगेटिव हो जाता है लेकिन अगर स्टेटस की बात हो जाती है तो फिर ये पॉजिटिवली स्लोप हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि मांग की जो लोच है इकाई के बराबर होती है जब हमारा MR 0 होता है। तो हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी और MR में क्या रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला होता है AR माइनस MR। ठीक है तो अगर हमारी इलास्टिसिटी कह रहे हैं कि इकाई के बराबर होगी अगर हमारा MR 0 होगा तो ये कैसा है
ये हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि अगर ए आर मान लीजिए 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो 1/1 आ गया, तो 1 आ गया, तो ये हमारा सही है। देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है जब एम आर हमारा पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए हमारा ए आर जो है वो 2 है और यहाँ पर जो एम आर है वो हमारा 1 है, तो कितना आ गया 2/1। देखिए 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेलोजदार होती है जब एम आर ऋणात्मक होता है, मतलब इनइलास्टिक होती है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं हम। मान लीजिए ए आर हमारा 1 है और ये हमारा ए आर 1 है और हमारी जो एम आर है वो -1 है, तो -1 की वजह से क्या होगा, ये 1/+1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कितनी आई, ये 0.5 आई, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी अधिक लोचदार होती है जब औसत आगम धनात्मक होता है। तो यानी कि जो कह रहे हैं कि अगर हमारा ए आर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और हमारा एम आर भी अधिक लोचदार कहाँ है, 1 आई है, इकाई लोचदार आई है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकी मैचिंग करनी है। लाभ का जोखिम सिद्धांत यानी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किसने दी है, ये हॉले ने दी है। ठीक है, लाभ का अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी थ्योरी किसने दी है, तो ये हमारी प्रोफेसर नाइट ने दी है। ठीक है, ए का 4, बी का 1, और ये देखिए डायनेमिक जो थ्योरी है प्रॉफिट की, ये किसने दी है हमारी, ये हमारी क्लार्क ने दी है, तो इसका हो गया 2। और इनोवेशन थ्योरी जैसा कि हम जानते हैं शुम्पीटर, तो ये हो गया 3। तो यानी कि जो 4 1 2 3 है ये हमारा सही है। तो देख लेते हैं कहाँ है, तो देखिए 4 1 2 3, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि एक सीधी रेखा उपभोग फलन को ऊर्ध्व अक्ष पे काटती है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ये कैसे काट रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये है कि एम पी सी जो है वो तो हमारी कांस्टेंट है और ए पी सी जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फिलिप्स वक्र के लंबवत आकार का अर्थ है कि, यानी कि फिलिप्स कर्व अगर हमारा ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि जो सरकार की स्थिरीकरण नीति, यानी सरकार कौन सी नीति बनाती है, फिस्कल पॉलिसी, तो इसका मतलब वो कैसी है, वो हमारी इनइफेक्टिव है यानी अप्रभावी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा सही नहीं है। देखिए सबसे पहला है हमारा डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्सेस काट दिए जाएंगे, तो ये हमारा सही है। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसके बराबर है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस कर दिए गए हैं, सब्सिडीज जोड़ दी गई हैं, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी एनडीपी है एट फैक्टर कॉस्ट है, तो इसमें जो एनएनपी है और इसमें ये विदेशों से प्राप्त जो आय है यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो जोड़ दी गई है, तो ये हमारा एनडीपी बन गया, जबकि ये गलत है क्योंकि जब एनएनपी में से ये माइनस होती है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड तब हमारा एनडीपी निकल कर आता है, तो ये हमारा गलत है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही है। और लास्ट वाले जो है हमारा एनएनपीआर मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जो बाजार कीमतों पर यानी मार्केट प्राइस पे जीएनपी होती है इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि जब ये पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है तो हमारा सी ऑप्शन है। देखिए कई बार हम क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं और उसमें सही नहीं पूछा होता है और हम सही करके आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीन्सियन अर्थशास्त्रियों द्वारा किस नीति को आर्थिक प्रबंधन का प्रमुख औजार माना जाता है, तो हम जानते हैं जो कीन्स से उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है ये हमारा सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेरेड डोमर मॉडल है, ये बताता है कि जो समृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, तो वो बचत से तो डायरेक्ट रूप से, और जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो होता है इससे इन्वर्सली रिलेटेड होती है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। सेकंड में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है सेविंग से, तो ये हमारा गलत है। सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशो से इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है, तो ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है, तो हमारा आंसर जो है वो ए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी परिकल्पना के लिए जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.5 है और सेकंड कोटि की त्रुटि करने की संभावना 0.10 है, तो परीक्षण की शक्ति यानी पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, तो देखिए जो हमारा अल्फ़ा है वो हमारा 0.5 है, ठीक है,
यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फ़ा कहते हैं तो 0.05 है। और जो हमारी टाइप 2 एरर है जिसको कि बीटा कहते हैं ये हमारी 0.10 है। तो पावर ऑफ टेस्ट क्या होती है? पावर ऑफ टेस्ट इक्वल टू 1 माइनस बीटा। तो 1 माइनस 0.10 कितना आ गया? 0.90। जो हमारी पावर ऑफ टेस्ट आ गई वो 0.90, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों में जोखिम परिसंपत्तियों में पूंजी का अनुपात कितना है? यानी कि जो करंट कैपिटल है उसका रिस्क एसेट रेशो क्या है? तो ये लगभग 14% है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल अपॉन CRAR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सुधारों के आरंभिक वर्षों में RBI ने किस प्रकार की ब्याज दर नीति अपनाई? तो यानी कि देखिए 1991 की बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या होता था? कंट्रोल रेट पॉलिसी लगती थी जिससे कि ये ब्याज को फिक्स रखते थे। उसके बाद से ये उदार ब्याज की नीति यानी कि लिबरल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चला रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमको मैचिंग करनी है। सबसे पहला है हमारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो ये हमारा किसने दिया है? एंड्रू मोदिग्लियानी ने, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन हो गया 4। उसके बाद देखिए रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये किसने दिया है? ड्यूजनबरी ने, यानी कि ये हो गया 2। उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये कीन्स ने दिया है, तो ये हो गया हमारा 1। और देखिए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है? मिल्टन फ्रीडमैन। तो 4 2 1 3। तो देख लेते हैं ये कहाँ है इसका आंसर। ये हमारा डी ऑप्शन सही है, 4 2 1 3। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि यदि एक इकोनॉमी में बाहर से संतुलन है, ठीक है, और अगर बेरोजगारी और इन्फ्लेशन की समस्या है तो किस तरह की नीति को हम बताएंगे? तो देखिए अगर बेरोजगारी है तो जो हमें अपनी फिस्कल पॉलिसी है इसको हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की समस्या है तो हमें जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, हमारा मैचिंग करनी है तो बता रहे हैं कौन सी मैचिंग सही नहीं है। देखिए स्टरलाइज्ड, ये किसने दिया है? कॉल्डोर ने, ये सही है। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल सोलो ने, ये सही है। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल लुकास ने, ये सही है। संचय का स्वर्णिम सिद्धांत यानी गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, ये दिया है एडमंड फेल्प्स ने, जिसमें ये क्या बताते हैं कि जो पर कैपिटा स्टॉक है ये पर कैपिटा कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। ये कह रहे हैं कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में किसको इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन माना जाता है? केवल कैपिटल को, केवल लेबर को, लेबर और कैपिटल दोनों को, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को? तो देखिए जो हमारा कैपिटल होता है और लेबर होता है वो दोनों तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है क्योंकि ये अनलिमिटेड होता है, इसको जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। इसमें क्या कह रहे हैं कि हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में इन्वेस्टमेंट एक अनुपात है किसका? देखिए जो हमारा आई है वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज इक्वल टू एल्फा के। तो हमारा ये क्या है? एक्सपेक्टेड एडिशनल आउटपुट रिक्वायर्ड, यानी कि प्रत्याशित अतिरिक्त वांछित उत्पादन का। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर से देखिए हेरेट का मॉडल है, ये कह रहे हैं कि जब हमारी वास्तविक समृद्धि यानी कि GA, वांछित समृद्धि दर यानी कि GW से क्या होती है? कम होती है, यानी कि GW ज़्यादा है, तो इससे क्या निष्कर्ष आता है, क्या रिजल्ट आता है? तो देखिए इससे क्या होता है कि जब हमारी ये स्थिति होती है यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो हमारी जो है उससे ज़्यादा है, यानी कि जो एक्चुअल में है वो कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल कैपिटल है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। और देखिए जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर क्या होगा? जो हमारी टोटल डिमांड है वो कम हो जाएगी, और टोटल डिमांड कम है तो देखिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो सब बंद हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा धीरे धीरे पूरी क्या होगा? मंदी की स्थिति आ जाएगी। देखिए कॉल्डोर के ग्रोथ मॉडल में क्या बताया गया है कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ सम्मिलित हैं, तो ये हमारा सही है। निवेश उत्पादन यानी कि इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी सही है। ये है कि पूर्ण रोजगार से नीचे की स्थिति है, तो ये गलत है, ये पूर्ण रोजगार मानते हैं। पूंजीपतियों और मजदूरों की बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत है। जो मजदूरों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है वो बहुत कम होती है और कैपिटलिस्ट की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है।
देख लेते हैं। तो देखिए हमारा इसका आंसर जो है वो ए सही है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसने एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल नहीं दिया है। तो देखिए लुकास ने, रोमर ने, एरो ने, तीनों ने दिया है, लेकिन जो हमारे जॉन रॉबिन्सन है इन्होंने न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल दिया है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं ये कि इनमें से कौन सा जो हमारा गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन है इसकी सही इंटरप्रिटेशन है। यह प्रति व्यक्ति पूंजी है जिस पर प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति विनियोग अधिकतम है, तो ये गलत है। यह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि अंडर कंडीशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमारा सही है, क्योंकि जो ये रूल है ये पर कैपिटा कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसमें कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला है कि जो हमारा गुणात्मक सुधार के अंतर्गत विद्यमान उत्पादन तकनीकी प्रगति का कारण हो सकती है, यानी जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उससे क्या हो सकता है कि जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो ऐसा होता है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है प्रति श्रमिक तकनीकी प्रगति से उत्पादन में प्रगति पूंजी श्रम के प्रत्येक स्तर पर हो सकती है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस में लीड टू इंक्रीज आउटपुट पर वर्कर, यानी जो वर्कर है उनका आउटपुट बढ़ सकता है, तो ये सही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से काम बहुत स्पीड से हो जाता है और उससे आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है मे बी लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग, तो ये है टेक्निकल प्रोग्रेस होने से लेबर भी बचता है और कैपिटल भी सेव होती है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति को सैद्धांतिक मॉडल में प्रगति की दर का प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाता, तो ये गलत है। तो यही हमारा आंसर है कि टेक्निकल प्रोग्रेस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फैक्टर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ प्रोग्रेस, तो ये गलत है हमारा। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है इसमें क्या है कि जनता के सामान्य कल्याण को अधिकतम करने के लिए, जबकि व्यक्ति है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। नेक्स्ट है राज्य व्यय के अनुसार आय समायोजित करता है, जबकि व्यक्ति आय के अनुसार, तो ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले डिसाइड करती है, बाद में डिसाइड करती है कि इस एक्सपेंडिचर को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू लेके पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट ये राज्य आसानी से उधार नहीं ले सकता, ये गलत है। और राज्य के पास अनिवार्य प्रतिरोधी शक्तियाँ नहीं होती, ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव क्या होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, जो हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति है वो आती है, यानी कि कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए उस समय तो वाई.वी. रेड्डी थे, इस समय जो हैं वो हमारे एन.के. सिंह हैं, और जो फर्स्ट के थे वो के.सी. न्योगी थे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के रेवेन्यू अकाउंट में जो हमारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के संघ बजट में, यानी जो यूनियन बजट है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए ये हमारी इनकम टैक्स से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन का। तो इसमें बता रहे हैं, देखिए जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये प्रेसिडेंट बनाते हैं आर्टिकल 280 में, ये वैधानिक बॉडी में आता है। और क्या पूछ रहे हैं, पहला ये है कि आयकर एवं अन्य करों का आवंटन एवं वितरण, तो ये सही है। संघ द्वारा राज्यों का अनुदान, ये भी सही है। ये योजना राजस्व संसाधनों का बंटवारा, यानी कि जो भी प्लान बनाए जाएंगे वो भी बताएगा, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध संबंधित विषय, यानी कि कितना देना है किस किस राज्य को, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी कर उत्प्लावकता, तो ये क्या होता है, ये है हमारा कि कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अपॉन कर क्षेत्र में वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन इंक्रीज इन टैक्स कवरेज, तो ये हमारा इलास्टिसिटी को बताता है। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स कवरेज, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन इंक्रीज इन टैक्स बेस, ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन है परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्स बेस।
तो जो हमारी टैक्स बुओयेंसी है ये हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, हेक्सर-ओलिन जो हमारी थ्योरी थी इसको किसने चैलेंज किया है, तो ये हमारा लियोनटिफ पैराडॉक्स है। वो पूंजी प्रचुर गुड्स बनाते हैं और जो हमारे श्रम प्रचुर देश होते हैं वो हमारे श्रम वाली वस्तुएं बनाते हैं और उन्हीं का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन लियोनटिफ ने इसका विरोध किया था और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे अमेरिका है वो कैपिटलिस्टिक है और वहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लेबर अबेंडेंट जो वस्तुएं होती हैं उनका वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए डिवोल्यूशन से है, पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है कि डिवोल्यूशन से जो निर्यात है और जो आयात प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है तो सही है, क्योंकि जो हमारे निर्यात हैं वो तो सस्ते हो जाते हैं और इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं। तो जो हमारे डोमेस्टिक में जो भी वस्तुएं हैं जो क्योंकि इम्पोर्ट तो महंगे हो चुके हैं तो फिर उनसे रिलेटेड जो वस्तुएं होती हैं उनको बनाया जाता है, जिससे क्या है वो प्रमोट होते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़ता है। और ये जो है कि डिवोल्यूशन से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और यदि बेरोजगारी के संसाधन हो तो सही है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब मूल्यन से हमेशा व्यापार की शर्तों में गिरावट आएगी तो ऐसा सही नहीं है, ये केवल शॉर्ट टर्म में ही होता है, क्योंकि जो हमारे टीओटी हैं यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं इससे हमेशा ही गिरावट नहीं आती बल्कि इससे तो इम्प्रूवमेंट होता है। और ये क्या होता है, ई एक्स प्लस ई एम इज़ ग्रेटर देन 1, ये वाली कंडीशन में हमारे डिवोल्यूशन से जो है हमारे जो व्यापार की शर्तें हैं उसमें सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए कस्टम यूनियन जो है ये हमारा जैकब वाइनर ने दिया है यानी कि 2, और जो हमारा ऑफर कर्व है मार्शल और एजवर्थ ने दिया है तो ये 3 हो गया। और जो हमारा डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर एंडाउमेंट है ये हमारा हेक्सर-ओलिन ने दिया है तो ये 4। प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म कीमत धातुवाह तंत्र ये हमारा डेविड ह्यूम ने दिया है तो ये 1 हो गया। 2 3 4 1 यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं ये कि अगर एक कोई देश है वो इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहा है तो उसका ऑफर कर्व क्या होगा। यानी कि कोई एक देश है तो वो अपने जो इम्पोर्ट है उस पर टैरिफ लगा रहा है, यानी कि इम्पोर्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। तो इम्पोर्ट अगर महंगे हो जाएंगे तो फिर इम्पोर्ट कम होंगे, तो उससे क्या होगा जो उनकी जो इम्पोर्ट के क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं तो उससे फिर वो लोग कम ख़रीदना चाहेंगे, तो जो डोमेस्टिक हमारी वस्तुएं बन रही थी उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो जो उसका ऑफर कर्व होगा पहले ये था और जब टैरिफ लग गया तो वो ये हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस मेजरिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी, तो वो अक्ष से और क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि आर्थिक एकीकरण के किस रूप में सदस्य देश आपस में टैरिफ ख़त्म कर देते हैं और क्या करते हैं, वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर होता है, कैपिटल विद इन यूनियन इज कॉल्ड। देखिए क्या बता रहे हैं, कॉमन बता रहे हैं, तो एक कौन सा है, कॉमन मार्केट यानी कि साझा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरम के बारे में है। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि जो हमारा इम्पोर्ट टैरिफ होता है उसके लगाने से क्या रिज़ल्ट होता है कि जो हमारे इसके रिसोर्सेज होते हैं उनके रिटर्न जो हैं वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, टैरिफ लगने से जो हमारे जो दुर्लभ साधन हैं जिनको कि पहले यूज़ नहीं करा जा रहा था उनको फिर धीरे धीरे यूज़ करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है उनकी डिमांड बढ़ जाती है और जो हमारे एबंडेंट थे क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और जो हमारे देश में है क्योंकि उनसे जो रिलेटेड वस्तुएं हमारे पास आ रही थी वो महंगी हो चुकी हैं, तो जो कम मात्रा में ही साधन थे उनका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बीओपी का जो डेफिशिट आ रहा है उसको सही करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जा रही है, तो वो डिवोल्यूशन की नीति होती है यानी अवमूल्यन की होती है। बी हमारा सही है, क्योंकि देखिए दो होती हैं, एक तो होती है एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक होती है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी होती है ये हमारी इंटरनल पॉलिसी से रिलेटेड होती है, जैसे कि मॉनेटरी और फिजिकल और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। और जो ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग होती है ये हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी जैसे कि बीओपी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज इनसे रिलेटेड होती है। तो इसीलिए हमारा जो डेवोल्यूशन है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब परचेजिंग पावर पैरिटी है
इससे क्या होगा कि देश ए की करेंसी का देश बी के संदर्भ में अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन होगा। कब होगा? जब हमारे जो देश है ए है, यहाँ पर इन्फ्लेशन की दर जो है वो बी से अधिक होती है, तब होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। फाइनल गुड पे कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इन पे टैरिफ है। तो हमारी इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? तो देखिए ये नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर ही हमारे टैरिफ लगाया जाएगा तो उससे जो हमारे फाइनल गुड्स बन के आएंगे वो महंगे बनेंगे, और अगर वो महंगे बनेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, और अगर हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा तो कोई भी देश उसको इम्पोर्ट नहीं करना चाहेगा। तो अपने एक्सपोर्ट को सस्ता रखने के लिए ही जो हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन होती है ये हमारी नेगेटिव होती है। दैट्स ऑल। देखिए ये हमारा यूपीएचएससी का पेपर एंड हो गया है। अगर आपको ये पेपर की एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।